वो समय ऐसा था जब समाज तेजी से बदल रहा था। हर तरफ बस विकास और राजनीति की बातें हो रही थीं। लेकिन इसी चमक, दमक के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी राजनीति में आ गए थे, जिनका अतीत अपराधों और खून खराबे से सना हुआ था। वे सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने काले गुनाह छिपाना चाहते थे। शाम ढल चुकी थी। एक कार कच्चे और वीरान जंगल वाले रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। यह रास्ता चंदनपुर के उस कुख्यात जंगल से होकर गुजरता था, जिसे लोग रात के अंधेरे में पार करने से कांपते थे। कार चला रहा था रमेश। वो पिछले 25 सालों से नेता विक्रम सिंह का ड्राइवर और उनके हर काले काम का राजदार था। पीछे की सीट पर विक्रम सिंह बैठे थे। आज वे एक बड़े नेता थे, लेकिन इस वक्त उनके माथे पर पसीना चमक रहा था और उनका चेहरा किसी अनजाने खौफ से पीला पड़ रहा था। रमेश, गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दो। मुझे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस जंगल की हवा में आज भी मुझे कुछ अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। मेरी घबराहट बढ़ रही है रमेश। ये जो बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे घूर रहे हैं। कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि रात का गहरा अंधेरा छाने से पहले हम इस मनहूस जंगल को पार कर जाएं। हुजूर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और सच कहूँ तो मेरी भी रूह कांप रही है अंदर से। 25 साल हो गए उस बात को, पर आज इस जंगल की हवा में मुझे वही पुरानी जलते हुए मांस की बदबू आ रही है। लेकिन मैं रफ्तार नहीं बढ़ा सकता हुजूर। यह सड़क बिल्कुल कच्ची है, जगह जगह गड्ढे हैं। अगर मैं बहुत तेज चलाऊंगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम पिछले 25 सालों से मेरे साथ हो रमेश। मेरी गाड़ी भी चलाते हो और मेरे राज भी ढोते हो, पर तुम्हारी ये डरने की आदत आज तक नहीं गई। तुम्हें पता है कल सुबह मुझे कितनी अहम मीटिंग करनी है? वो तो ठीक है हुजूर, लेकिन यह रास्ता चंदनपुर के उस कुख्यात जंगल से होकर गुजरता था, जिसे लोग दिन के उजाले में भी पार करने से कतराते थे। और अब तो शाम भी पूरी तरह ढल चुकी है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता साहब। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। घबराहट तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्र को हो रही है। चुपचाप घर चलाओ। रमेश, इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दो। मुझे इस मनहूस जंगल में एक पल भी रुकना अच्छा नहीं लग रहा। कोशिश करो कि रात का गहरा अंधेरा छाने से पहले हम इस जंगल को पार कर जाएं। हुजूर, यह सड़क बिल्कुल भी पक्की नहीं है और जानवरों का भी डर है। अगर मैंने रफ्तार बढ़ाई तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है, तो मीलों तक कोई मदद नहीं मिलेगी हमें। तुम्हारी बात ठीक है रमेश, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस जंगल की मिट्टी में हमारे कौन से राज दबे हैं। ये जंगल मुझे कभी रास नहीं आया। वो पुरानी बातें आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती। वो चीखें, वो आग, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। इसलिए कह रहा हूँ, बस जल्दी से यहाँ से निकाल लो। पीछे की आलीशान सीट पर बैठे विक्रम सिंह के चेहरे की सिलवटें और माथे पर चमकता पसीना उनकी बेचैनी की चुगली कर रहा था। कार का स्टीयरिंग रमेश के हाथों में था, जो पिछले 25 सालों से विक्रम सिंह का वफादार ड्राइवर और उनके हर काले कारनामे का राजदार था। अब तक दोनों अपने अपने ख्यालों और डरों में खोए थे कि तभी अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाका हुआ और कार किसी खिलौने की तरह झटके से हिल गई। अरे, ये क्या हुआ रमेश? मार डालेगा क्या? गाड़ी कैसे चला रहा है तू? रमेश ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाया और गाड़ी घिसटते हुए किनारे पर आकर रुक गई। दोनों की सांसें अटक गई थीं। जब रमेश ने बाहर निकलकर देखा तो कार के इंजन से गाढ़ा और बदबूदार काला धुआं निकल रहा था। साहब,
बाहर आइए जरा जल्दी, हालत ठीक नहीं लग रही। इंजन से तेज धमाका हुआ है और धुआं भी उठ रहा है। लगता है बुरी तरह फट गया है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? इतनी महंगी गांठी और ऐसे बीच जंगल में कैसे खराब हो सकती है? फोन लगा किसी को। साहब, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, बार बार कॉल लगा रहा हूं, लेकिन यहां फोन में नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं आ रहा। लगता है पूरा इलाका ही डेड जोन है। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के दिल की धड़कनें उन्हें सार सुनाई दे रही थीं। हम यहां से कैसे निकलेंगे रमेश? रात जैसे हमें निगलने के लिए बढ़ती चली आ रही है और ये जंगल हर तरफ बस सन्नाटा। हम इस तरह ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। कुछ सोचो, कोई तरकीब लगाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रमेश ने कुछ देर सोचने के बाद एक उपाय सुझाया। हुजूर, आपका जो पुराना मकान इसी जंगल के बाहरी हिस्से में है, वो यहाँ से शायद आधा या 1 किलोमीटर ही दूर है। अगर हम आज की रात वहाँ गुजार लें, तो सुबह होते ही मैं शहर से मदद ले आऊंगा। तू पागल हो गया है रमेश? उस मनहूस घर में जाना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो जगह ठीक नहीं लगती। मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पुराने मनहूस घर का नाम सुनते ही विक्रम सिंह के कदम ठिठक गए। सालों पहले पैसों की अंधी हवस में आकर उन्होंने इसी जंगल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। जब यहाँ के आदिवासियों ने विरोध किया, तो विक्रम सिंह के इशारे पर रमेश और उसके गुंडों ने रातों रात उनकी पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया था। उस भयानक रात की आग में कई बेगुनाह लोग जलकर खाक हो गए थे। हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में खुले जंगल में रुकना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, वहाँ कम से कम 4 दीवारें तो होंगी। तुम सही कह रहे हो, हालात ठीक नहीं लग रहे। ये लो मेरी लाइसेंसी बंदूक, इसे सामने रखकर चलना। पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। विक्रम सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक रमेश को थमाई और दोनों उस घने अंधेरे में पगडंडियों के सहारे उस पुराने मकान की तरफ बढ़ने लगे। जंगल का हर एक पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक साया हो। तभी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। रमेश बाबू, ओ रमेश बाबू, जरा रुकिए। दोनों बुरी तरह घबराकर पलटे और उसने एक मैली जली हुई धोती पहन रखी थी। विक्रम सिंह ने उसे पहचान लिया। वह शंभू था, उसी जली हुई बस्ती का एक बदनसीब आदिवासी जो उस रात के बाद पागल हो गया था। क्या इतने सालों में आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं? शंभू, तू अभी तक इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? ये जंगल हमारी माँ है रमेश बाबू। अपनी माँ को जलता हुआ छोड़कर हम और कहाँ जाते? शंभू, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें मदद चाहिए। अगर तू हमें उस पुराने मकान तक ले जाए और रात गुजारने में मदद करे, तो हम तुझे मुहमांगी कीमत देंगे। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। शंभू बिना कुछ कहे आगे चलने लगा। जल्द ही वे उस जर्जर हो चुके खंडहर के सामने खड़े थे। घर के चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। शंभू बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया। अंदर अजीब सी सीलन और जले हुए मांस की बदबू थी। ये कैसी सजांद है रमेश?
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बरसों से लाश सड़ रही हो। और ये शंभू, शंभू कहाँ गया? जब विक्रम सिंह और रमेश अंदर पहुंचे तो शंभू वहां से गायब था। तभी रमेश, हुजूर, क्या आपने सुना? बाहर अंधेरे में कोई हमारा नाम पुकार रहा है। हवा में दर्जनों औरतों, आदमियों और छोटे बच्चों की जलती हुई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। चीखें, पुकार और आग की लपटों जैसी सिसकियां। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये आवाजें कैसी हैं? रमेश, बाहर जाकर देख कौन है बाहर। साहब, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वो इंसान नहीं है साहब, मैंने कहा जा। रमेश अपनी बंदूक ताने दबे कदमों से बाहर अंधेरे में चला गया। कुछ ही पलों बाद एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और दरवाजे से कोई भारी चीज उछलकर फर्श पर आ गिरी। वह रमेश का शरीर था, जो किसी भुने हुए गोश्त की तरह बुरी तरह जल चुका था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। रमेश, नहीं, ये किसने किया? कौन है वहां? अब इन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं नेताजी। एक ठंडी आवाज गूंजी। वह शंभू था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक राक्षसी भाव था। नेताजी, उस रात जो आग लगी थी वो हादसा नहीं था। मैंने खुद रमेश बाबू को आग लगाते देखा था। लेकिन क्या उसने ऐसा आपके कहने पर किया था? मैंने कुछ नहीं किया शंभू, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शंभू ने बाहर की तरफ इशारा किया। विक्रम सिंह ने बाहर देखा तो उनकी रूह कांप गई। बाहर खड़े ऊंचे पेड़ों से खून जैसी लाल लपटें निकल रही थीं, मानो उन पेड़ों के अंदर से आग की लपटें किसी इंसान का रूप ले रही हों और सालों का क्रोध आज फूट पड़ा हो। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं यहाँ से कहीं नहीं गया, मैं इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते शंभू के शरीर से भयानक आग भड़क उठी, जो सेकंडों में पूरे कमरे की दीवारों पर फैल गई। विक्रम सिंह जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन आग ने हर रास्ता बंद कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वह पूरा खंडहर भयंकर तरीके से जलने लगा और विक्रम सिंह की दर्दनाक चीखें उस जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गईं। उस खौफनाक रात के कुछ दिनों बाद शहर में हाकंप मच गया। शहर का सबसे बड़ा नेता गायब था। जब पुलिस उस राख हुए मकान तक पहुंची तो उन्हें वहां 2 जले हुए शव मिले। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर सूर्यकांत, जो शहर के सबसे तहतर्रार अफसर माने जाते थे। कदम, जरा इस लाश को ध्यान से देखो। ये बुरी तरह जल चुकी है, पर इसके पास से जो अधजली घड़ी और ये पिघली हुई बंदूक मिली है, उससे साफ है कि ये नेता विक्रम सिंह और उनका ड्राइवर रमेश ही हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या सर? आग लगी होगी खंडहर में और दोनों जलकर मर गए होंगे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात यह है कदम कि ये कोई आम आग नहीं थी, और सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह थी कि उस खंडहर का दरवाजा पहले से ही टूटा और पूरी तरह खुला हुआ था। अगर घर में आग लगी थी और दरवाजा पूरी तरह खुला था, फिर भी वे दोनों अपनी जान बचाकर बाहर क्यों नहीं भागे? विक्रम सिंह जैसा चालाक इंसान चुपचाप जलने का इंतजार क्यों करेगा? शायद आग बाहर से लगाई गई हो सर।
देखिए ये निशान, ये अंदर से शुरू नहीं हुए लगते। हो सकता है किसी ने इन्हें बाहर से घेर लिया हो और फिर आग लगा दी हो। तभी इंस्पेक्टर सूर्यकांत की नजर बाहर खड़े उन ऊंचे पेड़ों पर पड़ी और उन पेड़ों के तने को देखने लगे। कदम, इधर आओ, इन पेड़ों को देखो, इनकी छाल पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान का झुलसा हुआ चेहरा हो जो दर्द से चीख रहा हो। सर, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। कल ही गांव के आदमी ने कहा था कि पुलिस को यहां से चले जाना चाहिए। उस बूढ़े ने क्या कहा था कदम? कुछ तो बताया था उसने उस घर के बारे में। जरा ठीक से याद करो, शायद वही हमें बचा सके। उसने कहा था सर, यहाँ कोई कत्ल नहीं हुआ है, यहाँ इंसाफ हुआ है। जो जमीन खून पीती है वो एक दिन आग भी उगलती है। सर, गांव वालों का मानना है कि सालों पहले जब यहाँ बस्ती जलाई गई थी तो उन मरने वालों की आत्माएं इन्हीं पैरों में बस गई थीं। इंस्पेक्टर सूर्यकांत ने एक गहरी सांस ली। वो विज्ञान और सबूतों पर विश्वास करते थे, लेकिन इस राख के जंगल में हवाओं का रुख ही कुछ और था। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कान के पास फुसफुसा कर गया हो। हम इंतजार कर रहे थे। कदम, इन लाशों को एम्बुलेंस में डालो और इस केस की फाइल पर लिख दो, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में मौत। लेकिन सर, सच क्या है? हम जो देख रहे हैं क्या वही हकीकत है या इसके पीछे कुछ और छुपा है? सच? उस रात का असली सच किसी ने नहीं देखा। इंसान की अदालत के लिए यह सिर्फ एक हादसा है। शायद यह राज सिर्फ वही दफन है और इसका सच सिर्फ वही पेड़ जानते हैं जो आज भी उस जंगल में चुपचाप और खौफनाक तरीके से खड़े हैं। कुछ अदालतें इंसान नहीं लगाते कदम, वो ऊपर वाला लगाता है। चलो यहां से। पुलिस की गाड़ियां उस मनहूस जंगल से वापस शहर की तरफ लौट गई। पीछे रह गया वो राख का जंगल, वो खुला हुआ दरवाजा और वो खौफनाक पेड़ जो आज भी रात के अंधेरे में इंसाफ की उस आग को अपने सीने में जलाए हुए खड़े हैं, जहां गुनाह की सजा कानून नहीं बल्कि राख का जंगल खुद तय करता है। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपाक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाडांग, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपाक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाडांग, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ।